हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली ग्रामर और लिटरेचर के मॉक टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मैं पीछे भी करा चुकी हूँ। जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो इस चैनल पर जाकर देख सकता है। और आगे भी इसी कंटिन्यूएशन में हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे। और अब मैं धीरे धीरे इन हमारे प्रैक्टिस सेट्स में डीएसएसबी में आए हुए जो लास्ट ईयर टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ग्रामर की सीरीज में, और जो लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लिटरेचर की सीरीज में इन्वॉल्व करूंगी। ठीक है, उन्हें भी हम समझेंगे कि किस तरीके के पेपर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं डीएसएसबी में भी। प्लस जैसा कि अभी एनवीएस की वैकेंसीज निकली हैं तो उसमें भी जो क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब ये हमारी जो वीडियो होगी वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि इंग्लिश से रिलेटेड हैं, जिसमें ग्रामर पूछी जाती है, तो उससे रिलेटेड उन सभी के लिए ये बहुत ही कारगर, बहुत ही यूजफुल साबित होगी वीडियो। ठीक है, तो हम आज की वीडियो अपनी शुरू करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनफैक्ट आज की वीडियो में आपको वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks in the following sentence with the help of option। देखिए फिलर्स का क्वेश्चन है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट। तो बताइए क्या इसमें कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं? आई फाउंड 1 रुपी नोट ऐसे ही होना चाहिए, या फिर कोई आर्टिकल लगेगा तो कौन सा लगेगा? इनडेफिनिट आर्टिकल या फिर डेफिनिट आर्टिकल? ऑप्शन आपके सामने है, ए एंड द, या नो आर्टिकल। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और देखिए आपको मेरे आंसर करने से पहले अपना आंसर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ओके, इसी को हम मॉक टेस्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी जैसे लाइव क्लास तो है नहीं ये, तो मुझे इस तरीके से तो मालूम नहीं होगा कि आप लोग आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे, आप अपनी नोटबुक पे अपने आंसर्स को नोट करते हुए चलेंगे, फिर उन्हें मैच करेंगे और अपना इवैल्यूएशन खुद करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको मुझे अपना स्कोर भी बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आई फाउंड अ 1 रुपी नोट। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हम ए का यूज करेंगे, मतलब एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ये फिक्स चीज तो है नहीं रुपी नोट। ठीक है, इसलिए आई फाउंड अ 1 रुपी नोट, और एन हम वाउल साउंड के चलते नहीं लगा सकते। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज आई हैव अ लाइकिंग डैश मैंगोज। तो क्या आना चाहिए? लाइकिंग 2 मैंगोज, लाइकिंग इन मैंगोज, लाइकिंग 4 मैंगोज, या लाइकिंग एट मैंगोज? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहां पर हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे? सोचिए, आंसर कीजिए। आई हैव अ लाइकिंग 4 मैंगोज। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहां पर लाइकिंग के साथ में हम क्या यूज करेंगे? 4। आई हैव अ लाइकिंग 4 मैंगोज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज शी इज आंसरेबल डैश द प्रिंसिपल। तो बताइए यहां पर विच प्रपोजिशन शुड बी यूज्ड? ऑप्शंस हैं 4, 2, इन, एट। She is answerable dash the principal। Answerable for the principal, answerable to the principal, answerable in the principal, या फिर answerable at the principal? What is the correct answer? Yes, the right answer is answerable to the principal. Okay, option number B is the correct answer. Moving to the next question. Question 4 is you were correct dash your judgment। तो बताइए which preposition should be correct, should be used? Options are in, with, for, on। You were correct dash your judgment।
सोचिए और आंसर कीजिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे? करेक्ट इन योर जजमेंट, करेक्ट विद योर जजमेंट, करेक्ट फॉर योर जजमेंट या करेक्ट ऑन योर जजमेंट? जैसा कि हम रीड करके ही समझ पा रहे हैं, क्या आना चाहिए? करेक्ट इन योर जजमेंट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, देखिए डायरेक्शन पढ़ लेते हैं पहले। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड लेटर। ओके, जैसा कि यहाँ पे कोई बोल्ड वर्ड दिया ही नहीं गया है, तो ऐसा करते हैं, हम हर एक वर्ड को समझते हैं कि ये एग्जैक्टली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें। ओके, जैसे इसमें टोटल कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5। इस पूरे सेंटेंस में टोटल 5 वर्ड्स हैं। अगर हम हर एक वर्ड का डिस्क्रिमिनेशन करें, डिस्क्राइब करें, तो कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। जैसा कि पहला वर्ड दिया है आई, तो आई क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? यस, आई इज अ प्रोनाउन। ओके, तो आई के लिए हम क्या लिख सकते हैं? आई इज अ प्रोनाउन। ओके, ये तो हो गया हमारे आई के लिए। नेक्स्ट है शैल। शैल इज एन हेल्पिंग वर्ब, या ऐसा कह सकते हो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही कहकर पुकार रहे हैं, वैसे ये मॉडल ऑक्सिलरी है। ओके, अब आगे चलें तो ये दिया हुआ है राइट। तो राइट बताइए, राइट क्या होगी? मेन वर्ब होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो राइट क्या है? यहाँ पे वर्ब है। राइट को क्या बोलेंगे? वर्ब। ओके, नेक्स्ट आता है ए। ए क्या है यहाँ पर? ए इज द डिटर्मिनर। ओके, डिटर्मिनर किसका पार्ट होते हैं? एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। ओके, तो ए क्या है? एक डिटर्मिनर है। ठीक, जस्ट अ मिनट, डिटर्मिनर बोल लीजिए या फिर एडजेक्टिव भी कह सकते हो। तो हम यहाँ लिख रहे हैं डिटर्मिनर, क्योंकि ये एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं, ऐसा ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट इज लेटर। लेटर क्या है? नाउन। ओके, तो हमने हर एक का पार्ट ऑफ स्पीच समझ लिया है। आई प्रोनाउन है, राइट वर्ब है, ए एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है, और लेटर नाउन है। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हम बोल्ड राइट को मानते हैं तो ये वर्ब पे टिक करेंगे, लेटर को मानते हैं तो नाउन पे टिक करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? सीता, सीते लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, सीते हैज गॉट द जॉब। तो बताइए कौन सा टेंस है यहाँ पर? जैसा कि हमें पता है कि हम कोई भी टेंस जब भी पहचानते हैं तो किससे पहचानेंगे? हम या तो उसकी वर्ब से, मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं, और उसकी मेन वर्ब से, कि मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, या फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी भी टेंस को पहचान सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर लिखा है सीते हैज गॉट द जॉब। ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं? हैज। अब गॉट जो है ये सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन ध्यान रहे आपको, हैज ऐप के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके, और कौन सा टेंस ऐसा है जहां पर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड आती है? द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही पहचान होती है कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैव इज विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। बेसिकली हम पहचाने कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कब यूज होगा, किस सिचुएशन में। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी काम है जो जस्ट अभी फिनिश हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव डन माई वर्क। ओके, या फिर शी हैज टेकन फूड। ठीक, उसने कोई भी काम है जो जस्ट अभी खत्म हुआ है, जैसे उसने अभी अभी खाना खाया है, या मैंने अभी अभी अपना काम किया है, तो ये जो सिचुएशन होंगी इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ओके, हैज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे और हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 इज
आइडेंटिफाई द वर्ड हुज स्पेलिंग इज करेक्ट। देखिए यहाँ से स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस आ गए हैं आपके, आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला बिजनेस, इनफैक्ट बिजनेस की ही करेक्ट स्पेल पूछी गई है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सी स्पेलिंग राइट होगी देख के बताइए। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बिजनेस? यस, the right spell is just a minute, my apology, BUSINESS, okay, business, BUSINESS, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। देखिए यहाँ पर भी करेजियस की करेक्ट स्पेल पूछी गई है, तो करेजियस की स्पेल क्या होगी? देखिए हम इसे ब्रेक करके भी समझ सकते हैं इसकी स्पेलिंग को। करेज की स्पेल आपको आती होगी और बाद में OUS ऐड कर देंगे, EOUS। यस, स्पेल इज COURAGEOUS, करेजियस। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रहे स्पेलिंग एरर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी 10 से 12 क्वेश्चन यूपी TGT इंग्लिश के एग्जाम में थे। ओके, तो और इसी तरीके की सेम कंडीशन PGT में रही। PGT में 8 से 9 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग करेक्शन से थे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 इज चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ईच, इनफैक्ट इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है हमें। तो गवर्नमेंट बाय अ किंग, बताइए ऐसी गवर्नमेंट जिस पर राजा का शासन होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास ऑटोक्रेसी, मोनार्की, रिपब्लिक, अरिस्टोक्रेसी। व्हाट डू वी कॉल द गवर्नमेंट बाय अ किंग? Yes, the government by a king is called monarchy. Okay, option number B is the correct answer, monarchy. और अगर गवर्नमेंट पब्लिक की हो, ये पीपल्स की हो, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। और ऑटोक्रेसी क्या होती है? ऑटोक्रेसी में किसी एक का सभी के ऊपर शासन होता है, उसे कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 इज वन हु इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। अब इसके लिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एक वर्ड बताना है, वन हु इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, परफेक्ट, पॉपुलर, इगोइस्ट। तो जैसा कि आप ऑप्शंस देखकर ही समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वन हु इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। ईगोइस्ट तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है, अलग ही हटा देंगे। ओके, और ऑप्टिमिस्ट भी। अब हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, परफेक्ट या पॉपुलर। तो परफेक्ट का लव से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन पॉपुलर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 इज चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कैपिटल लेटर। देखिए ध्यान रखना है आपको भी, वहां पर जो भी आपको नोट्स या इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्वेश्चन के बारे में, उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। वो सिनोनिम पूछ रहा है या एंटोनिम पूछ रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे कहा गया है सिमिलर इन द मीनिंग। सिमिलर इन द मीनिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पर सिनोनिम की बात की गई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर सिनोनिम निकालेंगे एक्सेलरेट का। तो एक्सेलरेट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है वॉरशिप, लाइकन, एग्री, क्विकन। एक्सेलरेट का मीनिंग सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक्सेलरेट। ध्यान रहे इन सभी वर्ड्स की आपको स्पेलिंग भी करेक्ट याद होनी चाहिए। जैसा कि एक्सेलरेट में क्या है, डबल सी। ध्यान रहे ई की रिपीटेशन भी 3 बार हो रही है इस वर्ड में। ओके, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा क्विकन। ओके, जैसे गाड़ी में भी एक्सेलरेटर होता है, ठीक
इसी तरीके से ये एक्सेलरेट है, और एक्सेलरेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विकन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें डायरेक्शन दे दी गई थी, ठीक है, चूज दी करेक्ट, तो ये जो क्वेश्चन 12 आया है ये भी इसी से रिलेट करता हुआ है, तो हम इसका भी सिनोनियम ही देखेंगे, ठीक है। अब इसका सिनोनियम क्रेडिबल। क्रेडिबल का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है कोल्ड, केयरफुल, बिलीवेबल, फ्रेंडली। बताइए। क्रेडिबल। अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा इनक्रेडिबल, और इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? बताइए। ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्रेडिबल और इनक्रेडिबल। क्रेडिबल का सिनोनिम क्या होगा? यस, क्रेडिबल का सिनोनिम होता है बिलीवेबल, ओके। और अगर वर्ड आ जाए आपके सामने इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल का मतलब हो जाएगा अनबिलीवेबल, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 इज, देखिए ये आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है कुछ, हम चूज से स्टार्ट कर रहे हैं। चूज द वर्ड which is opposite in the meaning to the words given in the capital letter. Okay, देखिए यहाँ पर भी हमें इसे डायरेक्शन को पढ़ने की जरूरत होती है। क्या पूछा गया है? अपोजिट वर्ड पूछा गया है। किसका? ऑब्स्टिनेट का। अब ये जो वर्ड है ऑब्स्टिनेट, इसका हमें अपोजिट बताना है। ऑप्शन है आपके पास सेपरेट, ओबीडियंट, फ्रेंडली या सॉफ्ट। तो बताइए, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ ऑब्स्टिनेट? सोचिए, आंसर कीजिए। एंटोनियम ऑफ ऑब्स्टिनेट। देखिए ऑब्स्टिनेट का जो हम एंटोनियम लगाएंगे वो लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ओबीडियंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी और ऑब्स्टिनेट मतलब विरोध करने वाला, ठीक है। अभी नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14। देखिए अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इस पर ये ही नोट जारी होगा जो इस पे ये डायरेक्शन दी हुई थी। मतलब यहाँ पर अगर अपोजिट पूछा गया तो इससे अगले में भी हम अपोजिट ही पूछेंगे। अब बताइए फेयर का अपोजिट क्या होगा? यहाँ पर भी एंटोनियम की बात की गई है, बताइए फेयर का अपोजिट। ऑप्शन है आपके पास पार्शियल, शॉर्ट, फेमस, सॉलिड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फेयर का अपोजिट क्या होगा? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा, फेयर का अपोजिट क्या होगा? पार्शियल, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15। देखिए यहाँ पर एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है। फाइंड द एरर। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर इन इट। इन केस देयर इज नो एरर द आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। अगर कोई एरर नहीं होता है तो हम ऑप्शन डी पर टिक कर सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा सेंटेंस क्या है। यहाँ पर एक सेंटेंस को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और देखना है कि हमें किस पार्ट में उसके एरर है। आई लेड अंडर अ ट्री फॉर अबाउट एन आवर, नो एरर। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए इसके पार्ट डी पर हम टिक कर देंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 इज राम पुट एन 5 रुपी नोट। देखिए नोट की स्पेलिंग गलत है, NOTE करते हैं, ठीक है। राम पुट एन 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट, नो एरर। तो बताइए इसमें कौन से पार्ट में आपको एरर नजर आ रही है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जैसा कि आप देखकर ही समझ सकते हैं राम पुट, इसमें तो कोई एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये पुट, ठीक है। आगे बात करें एन 5 रुपी नोट, तो देखिए यहाँ पे 5 जो आया है,
5 जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होती है, ना कि वो वाउल साउंड। ओके, अगर वाउल साउंड होती तभी तो हम एन लगा सकते थे। अब यहाँ तो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही है 5 में। ओके, तो हम यहाँ पे एन न लगा के ए लगाएंगे, ए 5 रुपी नॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी पार्ट में एरर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। एट एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। बताइए, एलिमेंट्री स्टेज पर या शुरुआती दौर में इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या होना चाहिए? ऑप्शंस आर मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश या एनी वन ऑफ दिस। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, मदर टंग। ओके, इंस्ट्रक्शन का मीडियम क्या होना चाहिए? मदर टंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 इज विच वन ऑफ द सेम इन द मीनिंग अनॉयड। अनॉयड का देखिए यहां पर कहा गया सेम इन द मीनिंग, मतलब सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, अनॉयड का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास एंग्री, डिस्ट्रप्टेड, थ्रेटन, डिस्ट्रैक्टेड। वेरी इजी क्वेश्चन। यस, अनॉयड का सिनोनिम क्या होगा? एंग्री। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यहाँ पे सेम इन द मीनिंग ग्रेटली। अच्छा, ये 2 बार नोट कर दिया गया है, एक बार कट कर देते हैं। चलिए, ग्रेटली, ग्रेटली का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस आपके पास लेस, मोमेंटरीली, मच या सीरियसली। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ग्रेटली का सिनोनियम क्या होगा? यस, जैसा कि हम अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो लेस तो इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटरीली बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है, सीरियसली भी नहीं है, मच हम लगा सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रेटली यानी कि मच। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखिए इंटीमेट, यहां पर इंटीमेट का भी आपको सिनोनियम ही बताना है। ठीक है, तो इंटीमेट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास डिस्टेंस, इमोशनल, मैच्योर, क्लोज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इंटीमेट का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्लोज। ठीक है, ओके, तो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक स्प्रेड करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बने रहें मेरे चैनल के साथ, क्योंकि हम इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे डेली, जिससे आप अपने मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा पाएँ और आपको किसी प्रैक्टिस सेट को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।